चलें जी शुरू कर। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई नई चीज़ नहीं है। इंसान को इसका इस्तेमाल बहुत पहले पता था। हम जो हिस्टोरिकली हमें पता चलता है कि वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका इस्तेमाल इंसान को यानी क़ब्ल मसीह के अंदर ये बिफोर क्राइस्ट भी इसका पता था, ख़ास तौर पे चाइना में और जो इजिप्ट वगैरह में या बाइबल की जो तहज़ीब है, बाबुल की जो तहज़ीब कहलाती है हमारी इराक की, उनके अंदर उनको पानी का इस्तेमाल आता था। पानी से वो प्रेशर से हैमर वगैरह यूज़ करते थे, उससे गंदुम वगैरह को क्रश करने में या पत्थर वगैरह तोड़ने के काम वो उससे लिया करते थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि पहली दफ़ा कर अलबत्ता इसका जो पहला डिज़ाइन बना है, जिससे कि उन्होंने पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का डैम का डिज़ाइन कंसेप्ट करके ये अमेरिका में सबसे पहला इन्होंने बनाया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इसका डिज़ाइन करने वाला कोई और था। एक ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर था, उसने 1849 में ये डिज़ाइन किया था कि वाटर टरबाइन किस तरीके से हो सकता है। कि टरबाइन के उसने ब्लेड डिज़ाइन किए थे और उसके ऊपर उसने पानी डाल के बताया था कि इससे अगर हम घुमाएँगे, जितना पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से ये ब्लेड घूमेंगे और उससे जो है हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर 1870 में एक और साहब थे लेस्टर एलन, उन्होंने ये इम्पल्स वाटर टरबाइन डिज़ाइन किया था और 1880 के अंदर उन्होंने इसको जो पेटेंट भी करा लिया था अपने नाम से। अच्छा, ये वाटर पावर का जब इंसान को पता चला है तो इसी से हमारी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद जो रखी गई है ना पूरी, वो इसी से रखी गई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की। कि इसके इससे इससे हमने इस्तेमाल को सीखा। इसी से हमने स्टीम वाटर पावर से हमने स्टीम बनानी सीखी। स्टीम से स्टीम इंजन बने। पहले बड़े भद्दे किस्म के बने, उसके बाद अच्छे किस्म के इंजन बने, उससे फिर हमने ट्रेनें बनानी शुरू की, ट्रेनें शुरू की। इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर कॉटन स्पिनिंग जो है इससे शुरू की गई वाटर पावर से। एक 1827 में एक फ्रेंच इंजीनियर था, उसने जो है पहला टरबाइन था, जो 6 हाफ हॉर्स पावर का इंजन को ड्राइव करता था, जिससे आप पावर लिया करते थे। फिर ये कैपलन डिज़ाइन एक कहलाता है कि जो एडजस्टेबल ब्लेड के साथ जो कि उसकी एडवांसमेंट जो है आज तक चली आ रही है। बेसिक डिज़ाइन वही है जो कि कैपलन ने किया था डिज़ाइन। तो ये तो हो गई इसकी डिज़ाइन। अच्छा, जब तक 1990 तक तो खूब लोग मज़े कर रहे थे ना, इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि जी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फॉसिल फ्यूल जो हम इतने यूज़ कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? कि किस तरीके से होगा? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ये 90s के अंदर ये बात आनी शुरू हुई, लेट 80s में 90s के अंदर ये एसिड रेन के कॉन्सेप्ट आए। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की बात आई, ओज़ोन लेयर के डैमेज की बात आई, ये शुरू हुई। उसके बाद दुनिया ने इसके ऊपर करना शुरू किया। लेकिन ये नहीं है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है इस वजह से बने। नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तो आप इसमें पहले बता चुका हूँ कि 1800 समथिंग से अमेरिका के अंदर थे, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जैसे हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसकी 3-4 वजह थे, जो तो पहले भी हमने डिस्कस की हैं उसके अंदर। पहली बात कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसने हमें पहला मौका दिया कि हम गाँव देहात के अंदर, अब मैं पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल कॉन्सेप्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो डैम बने, उससे जो एनर्जी आई, घरों में बिजली पहुँचनी शुरू हुई। अगर आप पुरानी फ़िल्में देखें, अभी भी अगर पुरानी फ़िल्म आप देखें, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड के अंदर भी 1880s के अंदर, 1890s के अंदर, लंदन जैसे शहर के अंदर जगह-जगह केरोसिन के लैंप पोस्ट लगे हुए होते थे, रात को चल रहे होते थे और फॉग के अंदर वो सारी चीज़ें फ़िल्मों में आपको नज़र आती हैं वो। ये सारी जो तरक्की शुरू हुई है 1910-1915 के बाद जो शुरू हुई है, वो नज़र आती है। उसकी बुनियादी बात यही थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलनी शुरू हो गई थी और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनियाँ बननी शुरू हो गई, प्राइवेट कंपनियाँ। सेकंड चीज़ ये है कि चीप थी एनर्जी। तो ज़ाहिर है कि पानी आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर ली है, पानी आ रहा है, पीछे से दरियाओं से पानी आ रहा है, आप स्टोर कर रहे हैं, टरबाइन को चला रहे हैं, फिर वाटर स्टोरेज से आपको ड्राउट सीज़न के अंदर आपको मिल जाता था।
कार्बन इमिशन का तो अब जाके हमें पता चला कि इसके 0 कार्बन इमिशन है, दूसरों के कार्बन इमिशन नहीं है। अब इसकी डिमांड क्यों बढ़ी? जब 90s के अंदर चाइना ने अपनी रिफॉर्मेशन की, इंडिया के अंदर मनमोहन सिंह अपनी पॉलिसी लेके आया, मलेशिया ये जो एशियन टाइगर बने, साउथ कोरिया, ब्राजील, इन लोगों ने देखा कि हमें कम्पीट करने के लिए, दुनिया से कम्पीट करने के लिए हमें चीप एनर्जी की ज़रूरत है। दे वेंट फॉर बिग, बिग, बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब हमारे यहाँ जो मंगला जब लगा था उस वक़्त 2 ढाई हज़ार मेगावाट का, तरबिल लगा था 4 साढ़े 4 हज़ार मेगावाट का था। उसके बाद 1960s के बाद हम सो गए। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हम जैसे मुल्कों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, ठीक है ना? तो आपको इस तरह के डैम बनाने के लिए जो कैपिटल इंटेंसिव डैम है, इसमें अंदर जो टनल्स बनती हैं और जो स्टोरेज का एरिया होता है, एनकैचमेंट एरिया जो वाटर का होता है उसको डेवलप करना, वो सारी चीज़ें करना, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो ज़रा कहाँ से आता है? वर्ल्ड बैंक से आता है, आईएमएफ से आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है, इन लोगों से आता है। इन मुल्कों ने क्या किया, खास तौर पे चाइना ने और ब्राज़ील ने, कि इन्होंने अपने इन हाउस अपने बैंकों को कायल किया। बजाए इसके कि इंटरनेशनल डोनर के पास जाते और उनकी बकवास सुनते कि जी आप जो काम करने जा रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट को ये डैमेज होगा, फ्लोरा को ये होगा, फौना को ये होगा, इतने दरख्त खत्म हो जाएँगे, ये हो जाएगा, इतने एकड़ में आपका रिज़र्वायर बन रहा है, इतने हज़ार एकड़ में तो उससे ये होगा। उन्होंने कहा बकवास है, हमें तरक्की करनी है, हमें चीप एनर्जी की ज़रूरत है, तो वी विल नॉट लिस्टन टू यू। उनके बैंकों ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने अपने डैम बनाने शुरू कर दिए। आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि चाइना ने जो थ्री गॉज डैम बनाया है, 22,500 मेगावाट का प्लांट, 22,500, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान का पीक लोड जो है, वो जून के अंदर, अभी तो मुझे इस जून का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, नंबर बाद में आएँगे, लेकिन 2018 का जून जो था वो बहुत गर्म गुज़रा था। उसके अंदर हमारा पीक लोड जो था 2019 का, उसके अंदर पीक लोड हमारा 25,000 मेगावाट पे गया था पूरे मुल्क का। और वो एक डैम जो है 25,000 का, ब्राज़ील ने इस तरीके से 12-14 हज़ार मेगावाट का लगा दिया। तो बैंकों ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, ठीक है? अच्छा, अब साउथ अमेरिका में अगर आप जाएँ ना, लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे 7 मुल्कों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि उनके पास जो बिजली बना रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पानी बहुत है, हाइड्रो एनर्जी बहुत है, तो वो अ, जिसके पास होती है वो दूसरे को बेच रहा होता है। तो एक, यानी उस एग्रीमेंट को बनने में जो इंटर कंट्री एग्रीमेंट हुआ था बिजली बेचने का एक-दूसरे के साथ, उस एग्रीमेंट के बनने में 7 साल लगे थे। दुनिया के टॉप लॉयर इन्वॉल्व हुए और वो सब कुछ जाके हुआ। तो वहाँ पे इतने वाटरफॉल्स हैं, इतने दरिया हैं, तो वो काफ़ी उनके पास एनर्जी थी और उसने ब्राज़ील को जो दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी में लेके आई, वो चीज़ यही थी कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे बेस किया, उन्होंने थर्मल पे नहीं किया। जब हम जाएँगे ना, अभी मैं उस वक़्त बात करते वक़्त आपसे एथेनॉल का भूल गया था, जब मैं बात कर रहा था ना आपसे, बायोमास एनर्जी। अब एथेनॉल जो है शुगर इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है, तो ब्राज़ील के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गए, अल्टरनेट एनर्जी पे गए, उन्होंने एथेनॉल बनाया। उन्होंने अपने इंजन डिज़ाइन किए कि 10% एथेनॉल वाला फ्यूल E10 कहलाता है, फिर E20 बनाया, E30 बनाया। फिर उन्होंने ऐसा इंजन डिज़ाइन कर लिया, गाड़ी के अंदर 80% एथेनॉल डाल के वो इंजन चल रहा होता है। तो लोगों ने इस पे काम किया। अब इन्होंने फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स किए। अच्छा, फिर जब ये चीज़ें हुई, ये सब दुनिया में ये काम हो रहे थे, तो फिर दुनिया में अवेयरनेस आई। तो भाई ये जो कुछ हो रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, माहौल के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, 80-90 मिलियन बैरल तेल जला रहे होते हैं, उस तेल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनती है, पेट्रोल और डीज़ल और फ्यूल ऑयल ये। जी अमजद साहब। सर मैं जस्ट एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे कि मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप कन्फर्म करें इसको, जो इथेनॉल और मिथेनॉल है तो एज अ क्लीन एनर्जी भी मतलब यूज़ किया जाता है ना? सॉरी? आपकी ये आवाज़ जो इथेनॉल और मिथेनॉल है इनको एज अ क्लीन क्लीन एनर्जी के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं ना ये? कौन-सी चीज़? एथेनॉल की बात कर रहे हो या वाटर की बात कर रहे हो? कि एथेनॉल और मिथेनॉल। जी, जी, वो बायोमास एनर्जी में आते हैं ना वो। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं वहाँ उसको ज़िक्र करना भूल गया। वो जब हम बायोमास एनर्जी करेंगे, तो एथेनॉल को उधर ही डिस्कस करेंगे हम उसको। ठीक है? तो
ये जब ये बातें सामने आई ना, तो दुनिया बैठी। क्योटो के अंदर एक 90s में एग्रीमेंट हुआ जिसमें उन्होंने तय किया कि जी हम अगले 20 साल के 10 साल का टारगेट ये, 20 साल का टारगेट ये। अमेरिका ने उस पे साइन ही नहीं किए। उसमें 84 वाले थे। फिर दोबारा 2015 या 16 के अंदर जो है पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे मुल्कों ने साइन किए और उन्होंने एग्री किया। और वहीं से फिर ये कॉन्सेप्ट आया 2050 का, नेट ज़ीरो कार्बन का, कि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उतनी कार्बन हम रिकवर भी करें। और जैसे पिछली दफ़ा हमने बात की थी, कार्बन रिकवर करने के 3-4 ही तरीके हैं, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लें, उसको ब्रेक कर दें कार्बन और ऑक्सीजन में, या आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जो है दरख्तों के ज़रिए ख़त्म कर दें, या तीसरा तरीका ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टोर कर लें सॉलिड फॉर्म के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर, या समंदर के अंदर डाल के नीचे, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे समंदर में नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप स्टोर कर लें या दरियाओं में स्टोर कर लें, ये एक कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए हैं। अब इस पे हम दुनिया काम करना शुरू की। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी दुनिया में यूएसए में शुरू हुई थी, वो ज़ाहिर है कि पेटेंट तो था, लेकिन वो फैलनी शुरू हो गई। हर एक ने बनानी शुरू कर दी अपने मुल्क के अंदर, वो बनने शुरू हो गए। अपने-अपने ममालिक में लोगों ने बनाने शुरू किए। अब जब बिजली आई तो बिजली के साथ सनअती तरक्की भी हुई। ज़ाहिर है कि फैक्ट्रियाँ लगीं, कारखाने, उसके बाद प्रोडक्शन हुई। अ, इस बिजली की वजह से ही फिर आप पहले आप स्टीम इंजन पे गए, फिर आप डीज़ल ट्रेन के ऊपर गए, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर गई, सारी चीज़ें बदली। अमेरिका के अंदर जो फिगर्स अवेलेबल हैं, 1940 तक 40% पावर जो थी, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आ रही थी, जो मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ रिवर्स पे जो डैम लगे हैं, वो। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई पूरे यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। अमेरिका तो लेट शामिल हुआ था उसके अंदर, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप 2 बड़ी ताकतें जंग लड़ रही हों, तो उसके अंदर आपको हर चीज़ ही चाहिए होती है। आपको गाड़ियाँ भी चाहिए होती हैं, आपको गोलियाँ भी चाहिए होती हैं, आपको मशीन गन भी चाहिए, आपको तोपें भी चाहिए, आपको पानी के जहाज़ भी चाहिए, शिप्स भी चाहिए, हर चीज़, एरोप्लेन भी चाहिए। तो जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई, तो बिजली की डिमांड भी बढ़ी। तो ये लो कॉस्ट होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, और ये चलता चला गया ये सिलसिला। लोग इसको इस्तेमाल करते चले गए। जब आगे हम न्यूक्लियर वगैरह को देखेंगे, तो न्यूक्लियर भी 54 के अंदर आ चुकी थी। 1954 में रशिया ने पहला प्लांट लगा लिया था। ठीक है ना? चाइना ने और ब्राज़ील ने 2 डैम बनाए जो कि रिकॉर्ड हैं। थ्री गॉज डैम है और ब्राज़ील का 14,000 मेगावाट का एक डैम। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो भी हम कहें, ये बेसिकली जो पानी से बिजली पैदा होती है, इसको पनबिजली भी कहते हैं उर्दू के अंदर। जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, आगे आपको डायग्राम भी मैं दिखाऊँगा, इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। पानी आपने स्टोर किया, पानी को आपने हाइट से गिराया। अब वो जो टरबाइन मैंने कैप्लन टरबाइन बताया आपको, उसके ब्लेड्स होते हैं। उन ब्लेड्स को वो पानी जो है तेज़ी से घुमाता है, जब वो तेज़ी से घुमाता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी कनेक्ट होती है एक जनरेटर से। वो जनरेटर जो है बिजली पैदा करता है, वो बिजली जो पैदा होती है, वो आगे फिर ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप, स्टेप डाउन, जैसे कि अभी अस्तानी साहब कह रहे थे, वो होते-होते आपके मेन ग्रिड में चली जाती है और उसको, ठीक है। अब दुनिया की 2015 की फिगर है, 19 की फिगर मुझे नहीं मिली, मैं ढूँढता रहा कि 16.6% ऑफ वर्ल्ड टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो थी, वो पूरी दुनिया में अगर फ़र्ज़ करें 100 मेगावाट कंज़्यूम हो रही है दुनिया के अंदर, तो 16.6% जो थी वो हाइड्रो पावर थी, ठीक है? अच्छा, अब दुनिया में 2 तरह की पावर्स हैं, एक है हमारी जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल पावर, एक हम कहते हैं क्लीन पावर या रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में इसकी परसेंटेज 70% बन गई, ठीक है? और इसमें 3.1% दुनिया के अंदर इसका एस्टिमेट है कि 2050 तक, ये 2040 तक बढ़ते-बढ़ते इसमें एनुअल ग्रोथ जो करंट एस्टेब्लिश्ड हमारी हाइड्रो पावर है, वो बढ़ जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस तरह डैम बन रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने भी बनानी शुरू कर दी, ये सब की तादाद बढ़ के दुनिया की टोटल एनर्जी की नीड का 30% जो है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आएगा। अब इसमें एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा।
कोई बता सकता है मुझे क्या डिसएडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का? सर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जी सर अगर ग्लेशियर न पिघले तो पानी की कमी की वजह से जो है ना शॉर्टफॉल हो सकता है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये तो एक फैक्टर हुआ। और सर यही सर का सोचो यही ना प्रोसेस कि इसमें क्या डिसएडवांटेज है इसके अंदर। एडवांटेजेस तो हमने देख लिए ना, एडवांटेजेस तो हम देख चुके हैं ना कि एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, सारी उम्र सस्ती बिजली मिलती रहती है, प्लांट की जो सर लाइफ होती है 50 साल तक हो जाती है, और उसको आप स्ट्रेंथन करके और उसको 70 साल तक चला सकते हैं। ये सब चीजें होती हैं, ये तो हमने डैम देख लिया। डैम वगैरह बनाने के लिए सर ये जो आपका फॉरेस्ट वगैरह है ना उसका प्लांटेशन वगैरह को खत्म करना पड़ता है, जी उसका बिल्कुल, ये भी डिसएडवांटेज। एक है। और बताइए और क्या है इसमें? और ये है सर सेकंड ये एक्सपेंसिव बहुत टरबाइन है आप सर। घुमाते हैं तो सर उसमें मतलब कोई मटेरियल जो मतलब पानी टरबाइन से गुजरने के बाद पानी पीने के काबिल नहीं होगा सर यूज अच्छा, के। वो क्यों ये भाई? भी हो सकता है वो क्या हो जाएगा टरबाइन से टकराने के बाद? पानी को क्या हो जाएगा? सर केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी पानी फॉर की? एग्जाम्पल इसका कोई जंग वगैरह लगा हो तो माइक्रो हम नेक ऐसे तो नहीं देख सकते ना सर। देखो भाई, वो जो आई थिंक टरबाइन इसका के जो ब्लेड, मेन टरबाइन के ड्रॉबैक है ब्लेड जो होते हैं सेफ मटेरियल से बनाए जाते हैं, कोई जंग वंग लगने का इम्कान नहीं होता। जी आदिल साहब, नहीं कोई जमील साहब, जी बताइए। सर। आई थिंक इसका मेन ड्रॉबैक इसका ये है कि इन केस एक तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। सेकंड ये कि इन केस कभी डैम वगैरह में कोई कोलैप्स आता है तो उसकी वजह से फ्लडिंग का खतरा रहता है हमेशा। यार आपकी आवाज सही नहीं आई है मुझे। सर एक एक तो तो आपने इसमें कैपिटल सर जिस इन्वेस्टमेंट की टाइम बात की। पीरियड के साथ वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी भी कम कर देता है सेडिमेंटेशन की वजह से। जी अच्छा, दूसरे जमील साहब ने भी हाथ उठाया था, वो बताइए। इसमें सेकंड सर इसमें ये था कि अगर डैम में कोई कोलैप्स वगैरह हो तो उसमें फ्लड का खतरा हमेशा रहता है इसमें। डैम में फ्लड का खतरा रहता है? वो तो आपके गेट लगे हुए सर होते हैं, जब लेवल अगर बढ़ता है डैम का आप इसका खोल देते हैं आगे। सर अगर उसमें कोई कोलैप्स हो, उसमें उसमें अगर कोई कोलैप्स वगैरह हो, कोई डैमेज हो तो उसके नहीं, बाद ये ये फ्लडिंग का ये खतरा चीज रहता है जमील हमेशा। साहब, ये चीज नहीं होती। ये इसका डिजाइन जो सर होता है ना, बड़ा स्टैंडर्ड देख के कि इनिशियल वहाँ की जियोलॉजी क्या है, रॉक की फॉर्मेशन कौन सी है, क्या इतने वाटर के प्रेशर को सस्टेन कर सकता है नहीं कर सकता, उस इलाके में अर्थक्वेक क्या है। तो डिजाइनिंग में तो ऐसा कोई मसला होता नहीं कि ऐसा अगर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए तो आ जाए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। देखें, इसमें दो बुनियादी बातें जो मैंने आपको बताई। एक तो ऐसा ने बात की, आप पानी के लिए डिपेंड है ग्लेशियर की मेल्टिंग के ऊपर। जैसे कि अभी 15 दिन पहले हुआ कि गर्मी उतनी नहीं पड़ी, आपका तरबेला डैम खाली हो गया, आपको 3000 मेगावाट सिस्टम से निकल गई, और मुल्क में जून में लोड शेडिंग शुरू होनी होगी पहले हफ्ते में। एक ही है। दूसरी बात ये है कि विंटर के अंदर, जब आपके विंटर आता है तो विंटर के अंदर बर्फ पड़ रही होती है। जब बर्फ पड़ रही होती है उसमें तो मेल्ट तो नहीं हो रहा होता ना। तो आपका तो रिजर्वायर जो है उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, तो फिर आपको रोकना पड़ता है, पानी को रोकना पड़ता है कि आप पानी को रखें, क्योंकि आपका पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर दो सीजन होते हैं फसलों के। हमारे यहाँ उसको रबी और खरीफ कहते हैं, दुनिया में कुछ और नाम कहे जाते होंगे, लेकिन सीजन दो ही होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है ना? एग्रीकल्चर से जो ताल्लुक है, उनके दो सीजन। तो ये एनर्जी अराउंड द ईयर आपको अवेलेबल नहीं है, ये इंटरमिटेंटली अवेलेबल होती है। इंटरमिटेंट से मुराद क्या है कि कुछ महीनों में तो आपको ये 6000 7000 मेगावाट दे रहा होगा, कुछ महीनों के अंदर जब पानी पीछे से नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो वो आपको 3000 पे आ जाएगा। तो आपको बेस लोड, अगर आपके मुल्क का फर्ज करें, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, 25000 मेगावाट की मैंने बात की। वो ममालिक जहाँ का बेस लोड जो है 5 लाख मेगावाट है या 7 लाख मेगावाट है, तो वो अगर हाइड्रो पावर 16% हाइड्रो पावर है। अब 5 लाख के मतलब ये होगा 80,000 मेगावाट जो है वो डिपेंड कर रहे हैं हाइडल के ऊपर। अब बर्फ पड़नी शुरू हो गई जनाब, सारे दरिया जम गए, पानी आ ही नहीं रहा डैम के अंदर, तो वो जो लोड जो चाहिए हाइडल से
80,000 मेगावाट का, वो ड्रॉप होके बाद दफा 20,000 मेगावाट, 80% लोड गायब हो जाता है। तो दीज प्लांट्स ऑल्दो इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटली सेफ, सस्ते, सब कुछ होने के बावजूद भी दे डू नॉट प्रोवाइड यू बेस लोड ऑफ योर कंट्री। मैंने आपको 2-3 प्रेजेंटेशन पहले एक बात कही थी कि पाकिस्तान का जितना लोड है, न्यूयॉर्क स्टेट का लोड उससे ज्यादा है बिजली का लोड। एक स्टेट अमेरिका की जो है दैट इज बर्निंग मोर इलेक्ट्रिसिटी देन द होल ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे ममालिक के अंदर, या चाइना का आप लोड ले लें, चाइना का जो लोड है वो अगर सारा का सारा हाइडल पे डिपेंड कर रहे हैं, 20% बिजली हाइडल से लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑफ सीजन के अंदर, चले इसको इस तरह समझ, हर चीज का एक पीक होता है, एक ट्रफ होता है ना, एक पीक सीजन होता है, एक लीन सीजन होता है। तो लीन सीजन के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो अवेलेबल नहीं होती जो कि पूरे मुल्क को चाहिए। जो जमील साहब ने बात की थी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूंगा उस बात से, कि इस तरह के प्लांट लगाने से पहले ना पूरी एग्जॉस्टिव स्टडी होती है कि जी उस इलाके में जो रॉक्स हैं, जहां आप रिजर्वायर बना रहे हैं, इनकैशमेंट एरिया जो है कितना बड़ा होगा, उसमें कितना पानी आएगा, अगर वो पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए गेट्स लगाए जाते हैं जो कि रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा कि सक्कर बैराज के ऊपर और रोड़ी बैराज के ऊपर गेट्स लगे हुए, जब पीछे से पानी ज्यादा आता है, सैलाब का सीजन होता है, तो गेट्स खोले जाते हैं, दरियाओं में पानी छोड़ा जाता है और फिर वो समंदर को जाता है, समंदर में जाता है, वो पानी जाता है। तो ये इसकी मेन प्रॉब्लम जो है कंसिस्टेंसी है। यानी आप साल के 365 दिन आपकी जितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल है, आप 365 दिन वो चीज नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? यस सर। ये अच्छा सबसे सर, बड़ा, एक ये इशू भी इसमें होता है ना सर? जी बोले सर, ये इशू भी होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो डैम की कैपेसिटी होती है वो ऐसा ऐसा कम होती है, क्योंकि जो रॉक नीचे लाइमस्टोन होता है उसकी पोरोसिटी में वो कचरा वगैरह जा रहा होता है, जिससे इसकी सफाई मस्ट है। मैंने अभी आपको कहा था ना पहले कि जो मंगला डैम जो है उसकी कैपेसिटी कम हो गई है वाटर स्टोरेज की ना, क्योंकि हमने उसको टाइमली सफाई नहीं की है, तो उसकी ड्रेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप दोबारा उसको, ये तो एक हर डैम के साथ ये होता है कि आप उसको इक्विपमेंट लेके आते हैं और उसे पूरा ड्रेजिंग करके वो मिट्टी निकालते हैं इलाकों। अच्छा, वो मिट्टी बड़ी फर्टाइल होती है तो आसपास के इलाकों में उसको आप स्प्रेड कर देते हैं, वो आपकी फसलों को हेल्प करती है। तो ये भी एक इशू होता है, जाहिर है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो स्लिटिंग जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी जमा हो जाना, वो भी होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, इट इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एट अ लेवल विच यू रिक्वायर। ठीक है, तो ये आपको बेस लोड के लिए दूसरी तरफ देखना पड़ता है। जी जनाब, 2 आदमियों ने हाथ उठाए, नाम नजर नहीं आ रहा है मुझे। सर सिकंदर हस्तानी। एक मिनट इसी सिकंदर में साहब, थोड़ा सा मैं सिकंदर साहब मेरे दरवाजे पे बेल बजी है, मैं जरा 1 मिनट देख लूं कौन आया, घर में कोई है नहीं। 1 ओके मिनट आप सर, होल्ड ओके कीजिए। सर, ओके। जी असकानी साहब, सॉरी, जी बोलिए। यस सर, इसी का मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास भी जैसे हम समंदर से पानी लेते हैं और थर्मल पावर प्लांट का पूरा सेटअप है। इसमें जो बहुत बड़ा इशू हमारे पास आता है वो यही है, जो ड्रेजर की आपने बात की ना, इससे भी जो है ना वो चैनल है जो पानी का, उसकी क्लीनिंग का एक मसला होता है। दूसरा ये है कि एवरी मंथ हमारे पास जो टाइड लेवल होता है उससे भी बड़ा इफेक्ट होता है। बाज़ औक़ात हमारे पास टाइड लेवल -4 तक चला जाता है, तो हमारे पास जितने भी सीडब्ल्यू पंप्स हैं जो कि मेन कूलिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो ट्रिप हो जाते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से ये होता है कि हमारे पास फिर यूनिट की ट्रिपिंग हो जाती है। बाज़ औक़ात ये टाइड लेवल बहुत माइनस में होता है तो हमारे पास स्टेशन ट्रिप हो जाता है पूरा। तो डैम का भी इसी तरह है। इस एक तो कचरे का मसला, दूसरा ये है कि उसकी हाइपोक्लोरिनेशन का प्रोसेस होता है और उसमें जो है ना अंडरग्राउंड जो पाइप वर्क्स है उसकी क्लीनिंग भी होती है।
तो सीपियां वगैरह भी उसमें ग्रोथ करती हैं बहुत ज्यादा, पाइपर्स में ब्लॉकेज, उनके फिल्टर्स भी चौक होते हैं, और टीबीएस वगैरह सब इन्हें कचरा वचरा भी निकालते हैं तो। लेकिन ये कि बाज़ औक़ात सीजनल इश्यूज भी हमारे पास होते हैं, जैसे जेली फिशेस आते हैं हमारे पास, छोटी छोटी मछलियां आती हैं, और इस तरह के जो स्पीशीज हमारे पास आते हैं ये भी बड़ा इफेक्ट करती है, ब्लॉकेज का सबब बनती है, जो कि कंडेंसर के ट्यूब्स में ब्लॉकेज करती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे भी मेरा एफिशिएंसी लो होती है। मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे, अभी एक और साहब ने हाथ उठाया था, उनकी बात सुन लूं तो आपको अपना पॉइंट बता दूं मैं। जी, कोई और साहब ने भी आज, आसकानी साहब के अलावा किसी और ने भी हाथ उठाया था? ऐसा तुम अटेंडेंस लेते रहो या नहीं ले रहे हो तुम? यस सर, हाँ, अटेंडेंस मेरे पास हर लेक्चर की मौजूद। बस ये सारे एक एक्सेल शीट में डालते रहो तुम, ठीक है? अच्छा, तो बात हम जो कर रहे हैं, डोंट वरी सर, डोंट वरी, हम बेफिक्र हो जाए सर। सारी खूबियों के बावजूद जितनी भी इसकी हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, लेकिन देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस। दुनिया के अंदर कोई चीज भी परफेक्ट नहीं है, तो इसकी भी हमने देख लिया कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो मेरे ही अपना एक नजरिया है वो ये है कि दुनिया कितनी भी बात कर ले कि जी हम इस पे चले जाएंगे, हम उस पे चले जाएंगे, सर्टेन लोड के लिए आपको फॉसिल फ्यूल के प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल के जो प्लांट्स हैं, जो ज्यादा डर्टी हैं, उनको आप एलिमिनेट करें, ऑब्सोलीट करें, उनको डिस्कार्ड करें। जो अच्छे वाले प्लांट हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसा फ्यूल यूज करें जिसके अंदर सल्फर का लेवल कम है। कार्बन को तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, कार्बन तो जब भी आप फ्यूल यूज करेंगे उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है ना, जब भी जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, तो वो तो आप नहीं कर सकते। लेकिन सल्फर वगैरह, मरकरी, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इनको आप कम करके आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये हम ये ना समझें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वो अल्टीमेट पावर है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ यानी जो हमें ये समझना चाहिए, जैसे अभी अपने अपने मुल्क की मिसाल ले लीजिए ना। अपने मुल्क के अंदर अगर हमारा 25,000 का लोड है, तो नॉर्मल हालात के अंदर अगर पानी सही हो, सब कुछ हो, तो हमें 7,000 8,000 मेगावाट हमें मिल जाती है पानी से। तो मतलब क्या हुआ, हमें 30% बिजली हाइडल मिल रही है। लेकिन जब सर्दियाँ आएँगी, ये लेवल घट के जो है 3,000 पे आ जाएगा। तो आपका लोड, सर्दियों में लोड भी कम हो जाता है आपका, क्योंकि घरों के जो एसी बंद हो जाएँगे, ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल लोड के लिए 3,000 आपके लिए बहुत होता है। आपका लोड अगर 13,000 मेगावाट, 3,000 यहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर आपका लोड वही रहता है, जो कि पीक लोड है, उसमें फिर आपकी ये कम हुई है, तो आपको कहीं और से पूरा करना पड़ता है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम फॉसिल फ्यूल के प्लांट्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। उनके अंदर हमें बेहतरियाँ लानी होंगी, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी के सिस्टम लगाने होंगे, उनके अंदर सल्फर रिकवरी के सिस्टम लगाने होंगे, ताकि हम अपना बेस लोड वहाँ, क्योंकि वो आपको अराउंड द ईयर चल के दे सकते हैं। आगे जब हम दूसरी टाइप की एनर्जी डिस्कस करेंगे ना, अल्टरनेट एनर्जी, जिसके अंदर चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो वेव एनर्जी हो, उन सब में भी आप यही फ्लॉ इसके अंदर आता है। इसको आप देखेंगे, ये चीज़ चलेगी, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। ये तो हम हिस्ट्री हमने कर ली है। अच्छा, अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये एक ट्रीटी हुआ था 1992 में। यूएन ने कहा कि भाई ये बहुत कुछ हो गया है। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादती हो रही है। ये क्योटो एक शहर है जापान का, वहां पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन किया क्लाइमेट चेंज का। उसमें पूरे दुनिया के ममालिक गए। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अब मैं ये दोबारा इन चीजों पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीजें हैं वो क्या है, कि जो डैमेज करती है एनवायरनमेंट को, सबसे ज्यादा जो है मैन मेड जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हम पिछली दफा हमने डिस्कस किया, ग्रीन हाउस क्या होता है, टेम्परेचर रिटेन हो जाता है। जब टेम्परेचर रिटेन हो जाएगा, जो ऊपर से रेडिएशन सन की आ रही है वो वापस रिटेन हो जाती है, वापस नहीं जा पाती है, ये रिटेन कर लेता है। तो आपको ग्लेशियर मेल्ट होने शुरू हो गए, जो हमने पिछले क्लास के अंदर हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, और उन्होंने देखा था कि जहाँ ग्लेशियर थे वहां दरियाएं, ये सब चीजें हो रही। तो उन्होंने बैठ के ये बात की 1992 के अंदर, और उन्होंने सर्टेन टारगेट।
ये बहस चलती रही इसके ऊपर। 92 में कन्वेंशन हुआ, 97 के अंदर सिर्फ 84 कंट्रीज ने इस पे साइन की, और दो इसके लिमिट्स थे कि एक टारगेट तक 2012 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये करेंगे, दूसरा टारगेट था कि 2020 तक ये करेंगे। ठीक है, 97 के अंदर ये कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुल हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, कि मतलब कुछ लोगों ने तो यानी 36 कंट्रीज ने तो अपने एमिशंस को कम किया, लेकिन जो टारगेट फिक्स हुए थे उसके हिसाब से उन्होंने कम नहीं किया। यानी जैसे मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान को जो पिछली दफा किसी ने बात की थी कि हम एनवायरमेंटली क्लीन मुल्कों में 14 नंबर पे हैं, ठीक है, उसकी वजह है ना हम 14 नंबर पे क्यों हैं? उसकी वजह ये हम 14 नंबर पे कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल वो नहीं है जो कि दूसरे मुल्कों का। अगर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल ज्यादा होगा तो हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, हमारी हाइडर और अल्टरनेट पूरी नहीं कर सकती, तो हमें जाहिर है कि कोल पे और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो हमारा होगा। तो लोगों ने जो टारगेट फिक्स किए थे यूरोपियन कंट्रीज ने, इसमें सबसे बड़ा जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा, आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं आपको भेजता रहता हूँ कि सबसे बड़ा जो वायोलेटर है इसमें चाइना है, CO2 का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 इज चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडिया, उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे दूसरे ममालिक आते हैं जो कि कर रहे हैं। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल को कुछ लोग इसे सक्सेसफुल कहते हैं, कुछ लोग इसे सक्सेसफुल नहीं कहते कि ये कामयाब हुआ, कुछ ने कहा कि कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये चलता रहा। उसके बाद जब देखा, दुनिया ने देखा कि ये नहीं हो रहा है, इस पे काम नहीं चल रही, तो उसके बाद दोबारा एक पेरिस के अंदर एक हुआ, ठीक है ना, 2016 में, ये मैंने टाइपो एरर कर दिया। 195 सिग्नेटरीज ने इसको साइन किया। उसमें उन्होंने और ग्रीन हाउस इमिशन के टारगेट रखे। उन्होंने कहा कि जी हमारा एस्टिमेट ये है कि आज जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है 2020 के अंदर जो हम देख रहे हैं, 2016 में जो हम लेवल देख रहे हैं, अगर इसी लेवल पे यही लेवल हमने मेंटेन रखा तो दुनिया का ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। 2 डिग्री से बढ़ने का मतलब ये है कि पता नहीं कितने आइलैंड गायब हो जाएंगे, तो कितना क्या हो जाएगा, जो 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 उनकी वो है ये। तो हमें इसको अपने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है नेट जीरो कार्बन का, कि 2050 नेट जीरो कार्बन होना चाहिए, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप दें उतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालेंगे, माहौल से उतनी निकालें। मिसाल के तौर पे अगर 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो 1 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की रिकवरी का सिस्टम भी उसी एक दिन में होना चाहिए। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि तरीके तो वही है, लिमिटेड हमारे पास 3-4 तरीके हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। बेस्ट मेथड हमारे पास कौन सा है? वेजिटेशन वाला, प्लांट लगाने वाला, कि वो सेफ मेथड है कि आपका एक तो लुक भी बड़ा अच्छा होता है, आपको क्लीन ऑक्सीजन भी मिलती है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कार्बन जो है, जब पत्ते जब गिरते हैं या पत्तों को आप घास होती है वो एब्जॉर्ब करती है, जानवर खाते हैं, वो कार्बन उनके अंदर कंज्यूम होती चली जाती है। लेकिन अगर अब मैं कार्बन ऐसा प्लांट लगाऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से पहले मैं उसको सेपरेट कर लूं कार्बन में और ऑक्सीजन में, लगा लिया मैंने, जो भी कॉस्ट है उसकी पे कर दी। लेकिन बात ये है कि जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं उस क्वांटिटी के अंदर उस जो कार्बन बन के आएगी उसका भी तो मुझे कोई यूज सोचना है ना। क्या करूंगा? कार्बन के केक बना के खाऊंगा? क्या करूंगा मैं उसको? ये कार्बन से दोबारा कोयला बनाऊंगा? वो कार्बन जब जलेगी तो फिर दोबारा वही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी ना, ऑक्सीजन जलेगी तो वो जो मैंने आपसे बात की थी कि अब ये दुनिया बात कर रही है कि इसको जो है जमीन के अंदर दफन कर दो ताकि ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेट्स बना ले मुख्तलिफ मिनरल के साथ, वो हार्मफुल में एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। या समंदर के अंदर पाइपलाइन से इसको वाटर के साथ मिक्स कर लिया कि समंदर के निचले लेवल के ऊपर जहाँ के टेम्परेचर -0 से नीचे हो जाता है, अगर आप समंदर के लेवल को देखें ना, तो सरफेस के ऊपर आप नहाने जाएं तो आपको टेम्परेचर मिलेगा 24, 25, 26, 28। लेकिन अगर आप 1000 मीटर समंदर में नीचे 1 किलोमीटर चले जाएं, वैसे तो आप जा नहीं सकते इंसान के तौर पे, अगर आप इक्विपमेंट लेके, गैस लेके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का वो लेके, नाइट्रस ऑक्साइड का लेके चले जाएं,
तो वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उस सूरत में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिला के वहां डालेंगे तो वो वहां जो अंदर समंदर के नीचे जो बॉटम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेशन है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो जो पत्थर हैं कोई रिएक्शन होके कोई ऐसी चीज बन जाएगी, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये अभी तक जो करंट प्लेजेस लोगों ने की हुई हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं है। बात ये हो रही है, अच्छा एक सवाल ये पैदा होता है, मैं आगे आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 ढाई मिनट रह गए हैं इस सेशन के। उसके बाद हम ईशा का ब्रेक करेंगे और फिर आखिरी सेशन कवर करेंगे। देखिए, अभी तक दुनिया में बड़ी डिबेट चल रही है। दुनिया को भी कभी तक किसी को नहीं पता कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, उस वक़्त से लेके अब तक ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ा है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जी 1790 में जब ये बनने शुरू हुए और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, उस वक़्त जो टेम्परेचर था ग्लोबल, हमने 200 साल में इसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है। और 1 डिग्री सेल्सियस से जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से, उससे जो है हमारे इतने ग्लेशियर डैमेज हो गए। तो अगर टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ गया, तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। दूसरा साइंटिस्ट जो हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब ये बकवास है। टेम्परेचर जो है बढ़ा है 200 साल के अंदर वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा है, व्हिच इज़ अबाउट 0.6 डिग्री सेल्सियस। उसने इतनी तबाही फैला दी है। तो ये जो डिबेट चल रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं आपने जो टारगेट रखा है ना कि जी 30 साल के अंदर हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री बढ़ाएँगे, ये टारगेट आपका बहुत हल्का है। आपको टारगेट इसको 1 डिग्री पे लेके आएँ। तो ये अभी डिबेट्स चल रही हैं। देखो साइंस ऐसी चीज़ है ना कि आप अपनी रिसर्च करके कुछ भी साबित कर सकते हो, मैं अपनी रिसर्च करके उसके अपोज़िट लेके आ जाऊँगा। तो हमें इस डिबेट में बड़े पड़े बगैर एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ रियलिटी। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि एल गोर की जो एक डॉक्यूमेंट्री है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, वो प्लीज़ ज़रा देख लें, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल थी। आपका मुझे नहीं पता, नहीं है, इंटरनेट पे जाके सर्च करें, कहीं न कहीं मिल जाएगी, फ्री आप उसको देख लें। दैट विल क्लियर कॉन्सेप्ट, योर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अच्छा भाई मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अभी हो रहे हैं 8 बज के मेरे पास हो रहे हैं 37-38। 9 बजे मैं आपसे दोबारा बात करूँगा, ओके? और सारे लोग मौजूद हों, जो गायब ओके सर। होगा उसकी एब्सेंट लगेगी। ठीक है सर।